प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं डॉक्टर निमेश चौबीसा आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हमने पूर्व के वीडियो में यह अध्ययन किया था कि किस प्रकार महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश में जो असहयोग आंदोलन चला उसको प्रारंभ करने के पीछे क्या क्या मूलभूत कारण थे। उन कारणों का हमने काफ़ी विस्तृत अध्ययन पूर्व के वीडियो में किया था। आज हम असहयोग आंदोलन के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निश्चय के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था तब वे ब्रिटिश सरकार के एक सहयोगी के रूप में उन्होंने कार्य किया था, लेकिन 1914 से प्रारंभ हुए विश्व युद्ध जो 1918 में समाप्त होता है और उसके बाद की जो शर्तें और ब्रिटिश सरकार का जो रवैया था और उनके द्वारा भारत में जैसे रॉलेट एक्ट और खिलाफत परंपरा के विरुद्ध जो कार्य किए गए थे, उन बहुत से कारणों की वजह से महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के स्थान पर असहयोगी बन गए थे। गांधी तथा कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे उन्होंने जो पुरानी जो पद्धति थी, कार्य पद्धति थी, उसको उन्होंने बदलने का निश्चय किया। पुराने जो नरम दल के कार्यकर्ता थे या उग्रवाद के जो कार्यकर्ता थे और उनकी जो कार्य प्रणाली थी उसमें उन्होंने परिवर्तन करने का निर्णय लिया और महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसात्मक असहयोग का तरीका अपनाने का निश्चय किया। अब महात्मा गांधी ने इस देश को एक नई विचारधारा जो कि अहिंसात्मक रूप से असहयोग के तरीकों को अपनाने की दी थी और इस अपने जो यह प्रस्ताव था उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्वीकृति वे चाहते थे और इसीलिए कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 ईस्वी के अंदर आयोजित होता है और यह एक विशेष अधिवेशन था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इसी अधिवेशन के अंदर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। अब यह ध्यान रखने वाली बात है, कई बार ये पूछा जाता है परीक्षा में कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा। तो प्रस्ताव रखने का अगर अधिवेशन पूछता है तो हमें यह बताना है कि कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन जो सितंबर 1920 में आयोजित हुआ था उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था और गांधी जी ने यह कहा था कि अंग्रेज सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं है। इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन आगामी वीडियो में पढ़ेंगे कि किन नीतियों के कारण या कौन कौन सी ऐसी कार्य प्रणाली थी या किन उद्देश्यों की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, इसको हम आगामी वीडियो में पढ़ेंगे। गांधी जी ने इस विशेष अधिवेशन के अंदर बिना स्वराज्य के पंजाब तथा खिलाफत की भूलों की पुनरावृत्ति को नहीं रोका जा सकता है, यह कहा। अंग्रेजी सरकार को अपनी भूलों पर कोई दुख नहीं है, अतः हम कैसे स्वीकार करें कि नवीन व्यवस्थापिकाएं हमारे स्वराज का मार्ग प्रशस्त करेगी। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो महात्मा गांधी के द्वारा इस अधिवेशन में रखी गई और उन्होंने कहा कि हम अंग्रेज़ों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं या इस ब्रिटिश सरकार पर कैसे विश्वास कर सकते हैं और कैसे इनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए या स्वराज की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से अहिंसात्मक असहयोग की नीति का पालन करना चाहिए हमें। ये सारी बातें गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए इस अधिवेशन में उनके द्वारा रखी गई थी। इसी इनके जो प्रस्ताव था उसका महात्मा गांधी के इस प्रस्ताव का समर्थन पंडित मोतीलाल नेहरू, मौलाना शौकत अली तथा मोहम्मद अली ने किया। हम जानते हैं ये मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली ये दोनों बंधु जो थे वो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन
इस उद्देश्य से भी किया था कि वे चाहते थे कि भारत के मुस्लिम जो थे वह इस असहयोग आंदोलन में उनका पूर्ण समर्थन करें। खिलाफत आंदोलन के बारे में हम पूर्व में जब असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने के कारण के समय हमने अध्ययन किया था, फिर भी मैं संक्षिप्त रूप में बच्चों आपको बताना चाहता हूँ कि जो खिलाफत आंदोलन था वो मुख्य रूप से भारतीय मुसलमानों के द्वारा इसलिए प्रारंभ किया गया था कि जो तुर्की का जो सुल्तान था वो पूरे मुस्लिम समुदाय का खलीफा था और इन मुस्लिमों की अपने राष्ट्र के प्रति जो निष्ठा थी उससे कहीं ज़्यादा निष्ठा अपने खलीफा के प्रति थी। और प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटेन और उसके जो सहयोगी मित्र राष्ट्र थे उनके अपोजिशन के अंदर जो गुट था, जिसमें कि जर्मनी, इटली प्रमुख देश थे, उनके साथ में तुर्की भी था। और जब प्रथम विश्व युद्ध के अंदर मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी उसके बाद तुर्की को जो अपमानजनक शर्तें मंजूर करने के लिए बाध्य किया था उसी से भारतीय मुसलमान वर्ग नाराज था और इसी कारण से उन्होंने भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। और इसी खिलाफत आंदोलन का जो दिल्ली अधिवेशन था 1919 जनवरी के अंदर, उसमें महात्मा गांधी ने असहयोग का प्रस्ताव किया था और उसमें भारतीय मुसलमानों के समर्थन की बात कही थी। अधिकांश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो विशेष अधिवेशन हुआ सितंबर 1920 के अंदर, उसमें अधिकांश प्रतिनिधियों ने असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकार किया था और गांधी जी ने 3 मांगे रखी थी। पंजाब के साथ की गई भूल सुधार जाए, खिलाफत के साथ की गई भूल सुधारी जाए और 1 वर्ष में पूर्ण स्वराज प्रदान किया जाए। इन तीनों मांगों को उसने ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखने के लिए अपनी ये 3 मांगे इस अधिवेशन में प्रस्तुत की थी। इन मांगों को कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था, जो कि दिसंबर 1920 में विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में नागपुर में हुआ था, उसमें कांग्रेस ने अपने जो सितंबर के अधिवेशन की इन मांगों का समर्थन किया और इसके लिए कांग्रेस के संगठन में कुछ आवश्यक परिवर्तन भी किए। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य घोषित किया गया। इससे पहले कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन था, लेकिन इस अधिवेशन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लक्ष्य था वो परिवर्तित होता है। स्वशासन के स्थान पर अब वे स्वराज्य की बात करने लगते हैं। परंतु कुछ ऐसे उग्रवादी नेता भी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो कि पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि स्वराज्य के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता की बात रखी जाए। वे ब्रिटिश साम्राज्य से सभी तरह के संबंध तोड़ना चाहते थे, इसीलिए कांग्रेस ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया किंतु उसकी परिभाषा नहीं दी। इस प्रकार इस अधिवेशन के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो द्वारा जो या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो प्रस्ताव 1920 के सितंबर माह के विशेष अधिवेशन में रखा गया था, उस प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जो कि दिसंबर 1920 के अंदर नागपुर में हुआ था, उसमें पारित किया जाता है तथा महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।